कल हम लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद की चर्चा की थी। 1885 से 1947 तक के घटनाक्रमों पर चर्चा हम लोगों को करना था। 1885 भारत के इतिहास में एक ऐसा वर्ष है जब राष्ट्रीय भावना से प्रेरित राष्ट्रीय भावना से प्रेरित लोगों के क्रोध से ब्रिटिश सरकार को बचाने के लिए या अंग्रेजी सरकार की सुरक्षा करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की मुंबई में, जिसमें 1885 में पूरे देश भर से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उस कांग्रेस के अधिवेशन में, और उसके प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। कहाँ की? बम्बई में। बहुत महत्वपूर्ण सब तिथि और यह स्थान है। अध्यक्ष पहला कौन था? बोमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना भारतीय राजनीति में किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने प्रारंभिक स्थापना काल से धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अग्रदूत बन गई, उन घटनाओं का क्रम से हम अध्ययन करेंगे। कांग्रेस के ये प्रारंभिक नेता, जैसा कि मैंने पहले बताया, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की? पढ़े लिखे भारतीयों को एक मंच दिया जाए, एक मंच पर लाया जाए, एक ऐसे संगठन में लाया जाए जहां पर उनकी जो भी छोटी मोटी समस्याएं हों, उन समस्याओं पर विचार कर उन समस्याओं को अंग्रेजी सरकार के सामने वह मंच रखे, जिससे अंग्रेजी सरकार उनकी समस्याओं का समाधान कर किसी भी प्रकार के असंतोष को पनपने न दिया जाए। यह ए.ओ. ह्यूम की सोच थी, जिस सोच के आधार पर उसने कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन यह सोच कब और कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में परिणित हो गई,
इसी की कहानी 1885 से 47 के बीच में हम देखते हैं। कांग्रेस के एक प्रारंभिक नेता, जिसमें अध्यक्ष स्वयं रमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, पंडित मदन मोहन मालवीय, दिनेश दिनसा वाचा, ऐसे ये प्रमुख नेता थे कांग्रेस के इस प्रारंभिक चरण में, जो प्रतिवर्ष कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग एक जगह मिलते थे, जिसको आगे चल करके अधिवेशन का नाम दिया गया। प्रतिवर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता था, वहाँ पर प्रस्ताव पास होते थे। उस प्रस्ताव में अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार से कुछ ये लोग मांग को मांगते थे, अपनी बात कहते थे, पूरे निवेदन के साथ, विनय के साथ, प्रार्थना के साथ और कानून और मर्यादा के अंदर रहकर ये अपनी बातों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते थे, उनसे प्रार्थनाएं करते थे। क्योंकि इन लोगों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों का अहित कर ही नहीं सकती। ब्रिटिश सरकार के ईमानदारी, ब्रिटिश सरकार की निष्ठा में इनको पूर्ण विश्वास था। ब्रिटिश सरकार की कार्यप्रणाली में ये लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। इन लोगों का मानना था कि हमारी समस्याओं की जानकारी ब्रिटिश सरकार को नहीं है, हम अपनी समस्या अगर ब्रिटिश सरकार के सामने रखते हैं तो वो हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। इसलिए ये लोग निवेदन, प्रार्थना, विनय, अनुरोध किया करते थे। मांग क्या ये करते थे प्रारंभ में? एक दो बातें बताता हूं। इनकी मांग थी ICS की जो परीक्षा इंग्लैंड में होती है, केवल इंग्लैंड में होती थी, उसकी ये लोग मांग करते थे कि ICS की परीक्षा भारत में भी कराई जाए। ये लोग मांग करते थे पुलिस और सेना में भारतीयों को भी ऊंचा पद दिया जाए। ये लोग मांग करते थे कि वायसराय की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की जो बॉडी है, जो कार्य परिषद है, उस परिषद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। और तमाम छोटी मोटी मांगों को ये लोग करते थे। व्यापार पर से कर को कम किया जाए। इस तरह की मांग बड़े विनम्रता पूर्वक ये लोग अंग्रेजी सरकार के सामने रखा करते थे। लेकिन इसलिए रखा करते थे, इसलिए हम जो है 1885 से 1947 तक का जो कांग्रेस का आज़ादी की लड़ाई का जो योगदान है, उस पूरे घटनाओं को हम 3 भाग में करके देखते हैं, जिसको हम सुविधा के दृष्टि से, अध्ययन के दृष्टि से उसको 3 चरण मानते हैं। पहला चरण 1885 से 1905, दूसरा चरण 1905 से 1915, तीसरा चरण 1915 से 1947। इस तीसरे चरण को हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं।
तीसरे चरण को गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, जब इस पर आएंगे तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोग अभी पहले चरण में हैं, कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में, और इस तरह के अनुनय और विनय कांग्रेस के जो प्रारंभिक नेता करते थे, इनको इतिहास में उदारवादी नेता और इनके इस समूह को हम उदारवादी दल के रूप में जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब जैसे इस काल को आप देख रहे हैं, ये कार्यकाल 20 साल का है कांग्रेस का, ये भी कार्यकाल 20 साल का है, और एक कार्यकाल जो है थोड़ा लंबा है, ये कार्यकाल 32 वर्ष का है कार्य विभाजन में। कुछ लोग इसको यहाँ 19 भी रखते हैं, 1919 भी रखते हैं, अपने अपने सुविधा के अनुसार इतिहासकार उसको रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का आंदोलन आगे बढ़ा, या यूं कहें कि कांग्रेस में कुछ उत्साही नौजवानों का प्रवेश हुआ, जो कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं के निवेदन और विनय और प्रार्थना करने की विचारधारा से वो अपने को संतुष्ट नहीं रख पाते थे, या उनको कांग्रेस के इन नेताओं की ये बातें पसंद नहीं थी। उन लोगों का मानना था कि निवेदन और प्रार्थना करने से अंग्रेजी सरकार हमारी किसी भी समस्या का समाधान करने वाली नहीं है। जब तक हम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं करेंगे, धरना नहीं करेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, नारेबाजी नहीं करेंगे, उग्र विरोध नहीं करेंगे, तब तक अंग्रेजी सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है। इस विचार के मानने वाले जो लोग थे, उनको गर्म प्रकृति के लोग और उनके समूह को गर्म विचारधारा, गर्म दल के रूप में जाना गया। इस तरह का समूह जिन नौजवानों का था, उनको गर्म दल और उनकी विचारधारा को गर्म विचारधारा के रूप में इतिहास में जाना गया, जिसमें सबसे प्रमुख नाम था लाल बाल पाल। और ये लाल बाल पाल एक संजोग नहीं है, यह संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के बदलते हुए वैचारिक प्रतिनिधित्व के ये वाहक हैं। किस तरह से संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष का भाव उत्पन्न होने लगा था, और लोग इन तीनों महापुरुषों के विचारधाराओं से प्रभावित थे। इस बात का प्रतिनिधित्व भी ये नाम करता है लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, जो भारतवर्ष के पंजाब प्रांत, जो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है भारत के। दूसरा नाम बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, उत्तर पश्चिम से लेकर महाराष्ट्र। और बिपिन चंद्र पाल, जो बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण होते हुए पूरब तक संपूर्ण भारत एक उग्र विरोध के विचारधारा से धीरे धीरे प्रभावित होने लगा था, उस विचारधारा पर चलने के लिए तैयार होने लगा था। इस बात का द्योतक है ये लाल बाल पाल, जो नाम है तीन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक ने बड़ा ही प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जबकि ये कांग्रेस के प्रारंभिक नेता स्वशासन की बात करते थे कि कांग्रेस के लोगों को अंग्रेजों के
इस शासन व्यवस्था में ही कुछ अधिकार दिए जाएं, जिसके आधार पर अपने लोगों के लिए कुछ नियम कानून बना सके। ऐसा इनके सुशासन का विचार था। लेकिन तिलक ने सीधे कहा कि कुछ नहीं, स्वराज के नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और कांग्रेस के अंदर इन दोनों विचारधाराओं को लेकर धीरे धीरे टकराव बढ़ना शुरू हुआ। और यह टकराव 1905 में एक घटना होती है, जिस घटना के बाद ये दोनों विचारधारा के लोग अलग अलग हो जाते हैं, जिसको हम कांग्रेस में विभाजन के रूप में देखते हैं। 1905 में कौन सी घटना हुई? 1905 में जो घटना हुई उसको हम बंग भंग के नाम से जानते हैं। बंग भंग। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था, जिसने बंगाल, जो उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन का गढ़ था, उस राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए उसने प्रशासनिक सुधार के नाम पर बंगाल को दो भागों में बांट दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल के इसी विभाजन को हम बंग भंग के नाम से जानते हैं, जो 1905 ईस्वी में उसने किया। बंगाल को दो भागों में बांटा, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जहां मुसलमान अधिक थे, पश्चिमी बंगाल में जहां हिंदू अधिक थे। अर्थात कर्जन का जो मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को जब अलग कर देंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन की धार कुंद पड़ जाएगी, धूमिल पड़ जाएगी, हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा हो जाएगा। इस विभाजन से यह सोच रखते हुए लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंग भंग, बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसको बंग भंग के रूप में हम जानते हैं। और इसी बंगाल के विभाजन के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर हुई। उदारवादी और गरम दल के नेताओं में इतना ज्यादा मतभेद हुआ। क्यों मतभेद हुआ? बंगाल के विभाजन के बाद गरम दल के जो नेता थे, उन्होंने पूरे देश भर में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने की मांग किया। और यह विरोध इतना बढ़ा कि 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां पर कांग्रेस दो भागों में बट गई। उदारवादी अलग हो गए और गरम दल के लोग अलग हो गए। इस तरह से एक और महत्वपूर्ण घटना इस राष्ट्रीय आंदोलन में होता है, कांग्रेस का विभाजन, जो 1907 में हुआ सूरत के अधिवेशन में। 1907 सूरत अधिवेशन, गुजरात में है सूरत। सूरत में अधिवेशन हुआ, वहां पर कांग्रेस दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। और पूरे देश में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, ब्रिटेन की बनी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, उनकी जगह जगह होली जलाई गई। ब्रिटेन की किसी भी चीज का प्रयोग हम भारतीय नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा जन आंदोलन इस बंग भंग के खिलाफ भारत में खड़ा किया गया, जिससे अंग्रेजी सरकार दबाव में आई और आगे चल करके बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा। इस प्रकार से 1885 से 1905 तक राष्ट्रीय आंदोलन
कि ये कुछ घटनाक्रम थे। कल हम लोग 1905 से 1915 के बीच में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, इस पर चर्चा करेंगे।